नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे, जो कि गद्य खंड का पाठ है और राम वृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा रचित है। तो आइए बच्चों, अब हम गद्य खंड का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ें। यह एक रेखा चित्र है और राम वृक्ष वेनीपुरी जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इसके पठनीय बिंदु देख लेते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, पाठ की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, पाठ का सारांश जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर है उस पर प्रकाश डाला जाएगा, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ेंगे। इसी के साथ हम पाठ्य पुस्तक में आए अभ्यास प्रश्न भी पढ़ेंगे। आइए बच्चों, तो हम सबसे पहले राम वृक्ष वेनीपुरी जी का परिचय देख लेते हैं। बच्चों, राम वृक्ष वेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन से ही हो जाने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार हैं। उनके उपन्यासों में पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, कहानी संग्रह चिता के फूल, लाल तारा, नाटक अम्बपाली, निबंध में गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायकी, मशाल, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, यात्रा वर्णन, पैरों में पंख बांधकर। अब हम राम वृक्ष वेनीपुरी जी की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, राम वृक्ष वेनीपुरी ने साहित्य की सभी अपनी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की जुबान और व्याख्या है। उनकी रचनाओं में परिचयात्मकता, सूचनात्मकता और भावुकता की त्रिवेणी विद्यमान है। बेनीपुरी जी एक श्रेष्ठ संस्मरणात्मक व भावात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके यात्रा वृत्तांत में जहां कौतूहल की भावना दृष्टिगत होती है, वहीं उनके रेखा चित्रों में चित्रात्मकता का प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। उनकी रचनाओं में गहन अनुभूतियों और उच्च कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण है। राम वृक्ष वेनीपुरी जी की भाषा शैली। राम वृक्ष वेनीपुरी जीवंत भाषा और ओजपूर्ण शैली तथा अलंकारिकता के कारण पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। शैली की विशिष्टता के कारण ही उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बेनीपुरी जी की भाषा में सरलता, सुबोधता तथा ओज गुण की प्रधानता है। उनकी भाषा की खास विशेषता छोटे छोटे वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग है। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे तत्सम शब्दों के अंतर्गत प्रेरणा, गर्वोन्नत, घृणास्पद, पंक्तिबद्ध, निस्तब्धता, आवृत आदि। उर्दू के शब्दों में
जोश, हमेशा, खामखा, चीज, मुसाफिर, जरा, वक्त आदि। देशज शब्दों में पालागन, तेलिया मसान, भगत, पतोहू, रोपनी, मेड़, पेवा आदि। उनकी भाषा मुहावरों और लोकोक्तियों से सजी धजी एक विशेष लालित्य प्रदर्शित करती है, जैसे दंग रह जाना। यह बाल गोविंद पाठ के अंतर्गत जो शब्दों का प्रयोग है उसी पर आधारित है। आइए बच्चों, तो अब हम सबसे पहले पाठ की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। रेखा चित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाहरी व्यक्तित्व से भी यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व ही नहीं अपितु मानवीय सरोकार भी होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सारांश देखते हैं, जिसमें सबसे पहला तथ्य है वह है बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू अर्थात पुत्रवधू थी। थोड़ी सी खेतीबाड़ी, एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहां से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से गृहस्थी चलाते थे। आइए अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, जो कि है बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में निथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में दादुरों मेंढक की टर्टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां अर्थात प्रभात काल में गाया जाने वाला गीत प्रातः काल में ही आरंभ हो जाते हैं। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी अंगुलियां खंजड़ी अर्थात ढपली के ढंग का परंतु आकार में सबसे छोटा एक वाद्य यंत्र चलना प्रारंभ कर देती है और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। बच्चों, श्रम बिंदु का मतलब पसीने की बूंदों से यहाँ लिया गया है। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन
तन पर हावी हो जाता था, अर्थात वे सब गाना गाते नृत्य भी करने लगते थे। सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा है। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक कर रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उनके सिरहाने पर चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में बिल्कुल व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। बच्चों, बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू अर्थात पुत्र की बहू, पुत्र की पत्नी से अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसने साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना। अभी यह जवान है। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। बच्चों, बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहां साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहां से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे। तो बच्चों, यह उनके प्रमुख बिंदु थे पाठ के, जो कि आपको समझाए गए हैं। आइए अब हम बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में आए कुछ कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं, जो आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं। पहला शब्द है मझोला, जिसका अर्थ ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली का अर्थ कंबल। पतोहू अर्थात पुत्रवधू या पुत्र की स्त्री। रोपनी का अर्थ धान की रोपाई। कलेवा का अर्थ सवेरे का जलपान। पुरवाई का अर्थ यहाँ पर बच्चों लिया गया है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया अर्थात आधी रात। खंजड़ी का अर्थ ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र। निस्तब्धता अर्थात सन्नाटा। लोही का मतलब प्रातः काल की लालिमा। कुहासा का मतलब कोहरा। आवृत अर्थात ढका हुआ या आच्छादित भी आप इसको कह सकते हैं। कुश का मतलब यहाँ एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा का अर्थ कम बुद्धि वाला। संबल अर्थात सहारा। तो ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्द थे बच्चों। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इनके अर्थ भी याद करेंगे। आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। यह एक आपके समक्ष पाठ का ही एक अनुच्छेद है। पहले हम अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसमें से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया तो पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उधर
पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। आइए बच्चों, अब हम इसके पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिया कर्म में आग किससे दिलाई गई? जिसका उत्तर है बच्चों, क्रिया कर्म में आग पतोहू से दिलाई गई। प्रश्न नंबर दूसरे में, पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया गया? जिसका उत्तर है, श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर यह आदेश दिया गया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इसी क्रम में तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में भगत जी के समक्ष पतोहू की विवशता का कारण बताइए। बच्चों, तीसरा उत्तर है, बाल गोविंद द्वारा अपनी पतोहू से यह कहना कि वह अपने भाई के साथ चली जाए, अन्यथा वह घर छोड़कर चले जाएंगे, उनकी विवशता का कारण था। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुत्र वधू के पुनर्विवाह के समय में अंतिम परिणाम क्या निकला? जिसका उत्तर है, पुत्र वधू चाहती थी कि वह भगत जी की सेवा करते हुए वैधव्य में ही अपना जीवन गुजार दे, परंतु भगत जी उसका पुनर्विवाह चाहते थे। अंत में पुत्र वधू को अपने ससुर की बात माननी पड़ी और परिणाम स्वरूप उसे पुनर्विवाह के लिए तैयार होना पड़ा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, जो कि इस गद्यांश से लिया गया है, वह इस प्रकार है, अटल का समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, अटल का समानार्थी शब्द अचल होगा। तो ये इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिसके उत्तर का अभ्यास हमने किया। इसी तरह आप अन्य गद्यांश से प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्रम में अब हम सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर आपको 4 उत्तरों में से एक उचित उत्तर का उत्तर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? जिसके 4 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत है बच्चों। उनके विचारों से, उनके पहनावे से, उनकी ईश्वर भक्ति से और उसके बाहरी व्यक्तित्व से। तो ये 4 विकल्प में से जो सही उत्तर है वह है उनके विचारों से एक सच्चे साधु की पहचान होती है। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा कौन सी है? रेखा चित्र, कहानी, निबंध या आत्मकथा? जिसका सही उत्तर है रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, बेनीपुरी जी ने निम्नलिखित में से इस पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो इसके 4 उत्तर आपके समक्ष हैं। इसका उचित उत्तर क्या होगा वो आपको लिखना है। पहला है किसान मित्र, दूसरा युवक, तीसरा सरस्वती और चौथा जनवाड़ी। जिसका सही उत्तर है सरस्वती। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जिसका पहला उत्तर है रामानंद को, बिरजानंद को, नंददास को और कबीरदास को। तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास को। बाल गोविंद भगत सब चीजों को किसकी संपत्ति मानते थे? तो जिसका उत्तर है साहब की, अपनी, ईश्वर की, जमींदार की। इन 4 उत्तरों में से सही उत्तर है साहब की। अब हम कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति पर नजर डालते हैं, जिसमें पहला है सुबह सुबह बाल गोविंद जी रिक्त स्थान गाते थे। तो जिसके 2 उत्तर हैं आपके समक्ष, भजन या गाना। तो इसका सही उत्तर है भजन। भादों की रात कैसी होती है? उजली या अंधेरी? तो इसका सही उत्तर होगा अंधेरी होती है। भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? इसमें रिक्त स्थान में आएगा बहू ने या पोते ने। तो इसका सही आएगा बहू ने। भगत जी का व्यवसाय क्या था? इस रिक्त स्थान के अंतर्गत 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, खेती या दुकानदारी। तो इसका सही विकल्प खेती है। भगत जी रिक्त स्थान के पद गाया करते थे।
कबीर के या रहीम के? तो इसका सही उत्तर है कबीर के पद वे गाया करते थे। सत्य असत्य लिखिए। अब कुछ कथन आपके सम्मुख है बच्चों, उसमें से सत्य कथन कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है, यह आपको इनको पढ़ के समझ के और इसका सही उत्तर देना है। यह 1 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला कथन है, भगत जी का गोदी में पीवा चमक रहे सखियां गीत लोगों को चौंकाता था। यह सत्य कथन है। भगत जी भजन गाते समय ढोल बजाया करते थे। यह असत्य कथन है, क्योंकि वो ढोल नहीं खंजरी बजाया करते थे। भगत जी का बेटा बुद्धिमान था। यह असत्य कथन है, क्योंकि भगत जी का बेटा बोधा अर्थात मंदबुद्धि था। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते थे। यह एक सत्य कथन है। आइए बच्चों, अब हम एक वाक्य के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जो कि आपको एक वाक्य में देने हैं वह इस प्रकार से हैं। बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो बाल गोविंद भगत जी अपने बेटे की मरने के बाद अपनी बहू के सुखद भविष्य के लिए उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? तो इसका उत्तर है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। तीसरा प्रश्न है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में मुसाफिर मनुष्य को कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कमजोर व्यक्ति को निगरानी और मोहब्बत के हकदार मानते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? जिसका उत्तर है, राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। आइए बच्चों, कुछ हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यासों पर नजर डालेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? जिसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार, खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ थे। फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावा के रूप में दे देते थे। वहां से जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता था उसी में परिवार का निर्वाह वे करते थे। आइए अगले प्रश्न में, भगत जी की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी? जिसका उत्तर है, भगत जी की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, उनके लिए भोजन का प्रबंध और बीमारी में सेवा टहल करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? इसका उत्तर है, भगत अपने बेटे की मृत्यु पर आनंद मनाने की बात करते हैं। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहणी अपने पिया के पास चली गई। सिरहाने पर एक चिराग जला दिया और उसके सामने ही एक आसन पर बैठकर गीत गाने लगे और अपनी पुत्रवधू को भी उत्सव मनाने को वे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीरपंथी मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 के ऊपर है। बाल पके थे, लेकिन साधुओं की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। कपड़े कम पहनते थे। कमर में लंगोटी और सर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी थी। जाड़े के मौसम में काली कमली अर्थात कंबल ओढ़े रहते थे। मस्तक पर रामचंदी चंदन तथा गले पर तुलसी की माला वे पहने रहते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। फिर भी उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। दोनों समय स्नान करना, दोनों समय नियमित रूप से गाना और खेत खलियानों की देखभाल करने संबंधी दिनचर्या को देखकर लोग अचरज से
रह जाते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत के गीत की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। उनका स्वर धीरे धीरे ऊंचा होने लगता था। स्वर एक निश्चित ताल और गति के चढ़ाव से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को भी ऊपर उठा देता था, जिसे सुनकर सभी झूमने और नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत के पाठ का उद्देश्य एवं संदेश लिखिए। जिसका उत्तर है बच्चों, बाल गोविंद भगत के पाठ का उद्देश्य सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना व ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी से परिचित कराना है। बाल गोविंद भगत का संदेश यह है कि हमें मानवीय सरोकार व मानवीय मूल्यों का महत्व देना चाहिए। हमें व्यक्ति के बाहरी दिखावे या वेशभूषा को महत्व बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें ईश्वर के व्यवहारिक पक्ष को महत्व देना चाहिए। तो ये थे प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अब हम भाषा अध्ययन पर आते हैं। भाषा अध्ययन में एक प्रश्न पूछा है बच्चों, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी आपको बताने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं वह बता देना चाहती हूँ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या जो शब्द या शब्दांश क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया का बोध कराते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ पाठ में आए क्रिया विशेषण यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और उनके भेद भी आपको लिखे गए हैं। इन सभी को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जैसे धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, इसका भेद है क्रियावाचक क्रिया विशेषण। जब जब इसका प्रयोग होगा वह जब जब सामने आता, तो इसका भेद होगा बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा का है थोड़ा बुखार आने लगा, इसका भेद है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कुछ और आपके समक्ष, उस दिन भी संध्या, बिल्कुल कम, सवेरे ही, हर वर्ष, इस तरह से कुछ आपके पटल पर अन्य क्रिया विशेषण जो पाठ में आए गए हैं वह भी प्रस्तुत किए गए हैं। दिन, हंसकर, जमीन पर, इस प्रकार से इन सभी क्रिया विशेषणों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। आशा करते हैं बच्चों कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। आप इससे जरूर लाभ लेंगे। धन्यवाद।